सुनाओ एवेन्यू एआई लिमिटेड, आप देखिए 17 रुपए 16 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है, बट पूरा इकोसिस्टम इस 17 रुपए के अंदर आ जाता है। हाय, दिस इज डेविड वॉच इट स्टैरी। होप है, बहुत ज्यादा होप है दलाल स्ट्रीट को इस स्टॉक से, जिसका नाम पहले इन्फीबीम हुआ करता था, अब एवेन्यूज एआई लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। एंड लगातार इस कंपनी के जो पकड़ है वो मार्केट के अंदर मजबूत होती जा रही है। एंड सेल्स का आंकड़ा देखिए तो अपने को समझ में आता है कि ये 17 रुपए वाला कभी भी बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा प्राइस हमको दिखा सकता है। एंड यहां पर अगर ग्रोथ की बात करेंगे, पहले तो थोड़ा बहुत ग्रोथ यहां पर आ रही थी, बट अचानक से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका जो है 100% का ग्रोथ आपको देखने को मिला है सेल्स के नंबर्स में। अब ये 4000 वाला 8000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। ऐसे में 17 रुपए वाला 17 रुपए पर नहीं रहना चाहिए था। प्रॉब्लम क्या है ये थोड़ा समझेंगे। नेट प्रॉफिट आप देखिए लगातार यहाँ पर ना बेहतरीन बनता चला जा रहा है, बट एक्चुअल बेसिस पर प्रॉब्लम क्या है? क्या वो चार्ट है? क्या कंपनी के अंदर कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है, या फिर टोटल एक यहाँ पर ना एक स्टोरी है जो कि ऐसी सिमिलर स्टोरीज यहाँ पर ना मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती है, वही स्टोरी है, सिर्फ एआई का टैग लग गया। तो थोड़ा इसको समझेंगे। एंड चार्ट जो है वो हमको ऑलरेडी कह रहा है कि बहुत बड़ा क्रैश आया था जब ये 40 42 45 रुपए के आसपास से ये गया था, मेरे सामने की बात है। एंड कई इन्वेस्टर जो है वो इसके अंदर ट्रैप होते हुए नजर आए थे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत बुरा हाल हुआ था इस स्टॉक में। एंड यहाँ पर हम देखेंगे एक्चुअल बेसिस पर ये कहानी है 2018 दिसंबर के आसपास की। ये जो क्रैश आया था इस स्टॉक के अंदर, तब ये एफएनडो में काम करता था, तब कुछ बात चली थी। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे यहां से जब ये गिरा ना, तो बड़ा इन्वेस्टर ट्रैप हुआ। बिग इन्वेस्टर नहीं, बड़ी संख्या में इन्वेस्टर ट्रैप हुआ। बट अब क्या है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है। क्या वो चीज है जो इस स्टॉक को चलने से रोक रही है? क्या मुझे इस 17 रुपए की स्टॉक की तरफ देखना चाहिए, या थोड़ा सा दूरियां बना के रखें? बिकॉज ऑफ ये सेम सिमिलर स्टोरीज मार्केट के अंदर ना दलाल स्ट्रीट पर पड़ी घूमी है। एंड यहां पर 3 चीजें जो है वो इस स्टॉक के अंदर ना, या इस कंपनी के अंदर ना काफी इंपॉर्टेंट रखती है। 3 सेगमेंट, एक सीसी एवेन्यू, एक प्रोनेटिक एआई जो कि काफी पहले ये स्टार्ट कर चुके हैं, एंड अभी अभी इनका जो है लिया हुआ रेडिफ का एक्विजिशन एक्चुअल में 50 लाख के आसपास का शायद रकम से यहाँ पर ना की गई थी, क्योंकि रेडिफ बर्बाद हो चुका था। एंड एक टाइम पर रेडिफ का नाम था, बट आज की डेट में रेडिफ को कोई नहीं जानता। बहुत मुश्किल है कि रेडिफ के बारे में किसी के मुंह से सुनने को मिल जाए। बट पूरा इकोसिस्टम जो रेडिफ का है वो इन्होंने एक्वायर कर लिया। अब इसके साथ ये क्या करेंगे वो तो भगवान जाने, आने वाले टाइम में पता चलेगा। क्योंकि अभी तक वेबसाइट्स जो है या उनके प्लेटफॉर्म जो है रेडिफ के जितने भी है उसके पास, उनमें कुछ बदलाव नहीं किया गया ज़्यादा। एंड जब तक उसको यूनिक नहीं बनाया जाएगा तब तक कोई मतलब नहीं है। एंड रेडिफ पे एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेडिफ के अंदर आ रही, तो यानी कि ये जो बिजनेस है या ये जो सेगमेंट जो इन्होंने खरीदा है रेडिफ, इसके चांसेस है कि बॉस आगे काफ़ी ग्रोथ वाला है, हमको जो है सिनेरियो देखने को मिले। बट वो कौन सा समय आएगा वो देखना है। बट अभी सीसी एवेन्यू की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। अगर आप कोई डोमेन लेने जाते हैं, मैंने डोमेन लिया तो इनका सीसी एवेन्यू का पेमेंट गेटवे यहाँ पर ना हमको देखने को मिला। एंड उस बात से मैं समझ गया था कि इनकी पकड़ जो है वो पेमेंट गेटवे में बहुत एक अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एंड मिडिल ईस्ट हुआ या किधर भी हुआ हो, फिनटेक सर्विसेज ये अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं। इनके क्लाइंट काफ़ी यहाँ पर ना खुश हैं इनसे, एंड वो हमको समझ में भी आता है। डील्स काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। एंड यहाँ पर ना आप देखोगे जो आने वाले 3 से 5 साल है उनमें हमको देखना पड़ेगा कि एआई रेवेन्यू ग्रोथ क्या है। प्रोनेटिक एआई से क्या देखने को मिल रहा है, इस जो सब्सिडरी को स्टार्ट किया है इन्होंने। सीसी एवेन्यू पेमेंट वॉल्यूम क्या है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। बट जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन रुक नहीं रहे हैं, डे बाई डे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो पेमेंट वॉल्यूम क्या है ये देखने को आगे देखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएई और मिडिल ईस्ट में एक्सपेंशन जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं, गवर्नमेंट एआई एंड फिनटेक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, एंड क्रॉस सेलिंग एआई प्रोडक्ट जो कि सीसी एवेन्यू मर्चेंट से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बट मेरा कहना है कि रेडिफ का जो एक्विजिशन इन्होंने किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में, कि ये रेडिफ के अंदर क्या कर रहे हैं। क्योंकि रेडिफ का नाम इतनी जल्दी मिटा नहीं है, लोग जानते हैं रेडिफ था क्या और है क्या। अगर रेडिफ को ये दोबारा जिंदा कर देते हैं तो इनके लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर रेडिफ ही हो सकता है। लेट्स सी। बट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 12 ट्रिलियन मंथ 22% है, माफ करिएगा
22% है एंड स्टॉक एक साल में 13% का रिटर्न दिया। हालांकि ये स्टॉक क्रैश हो गया था, काफ़ी नीचे आ गया था 11 रुपये के आसपास, वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर ने जंप किया, तो वही थोड़ा बहुत दिखा रहा है, बट मामूली सा रिटर्न है। और इसमें जो है कुछ काफ़ी आप देखेंगे शॉक्ड वाली बात नहीं है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, कहानी थोड़ी सी पीछे चलते हैं एंड थोड़ा सा इन नंबर्स पर गौर करते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने को समझ में आ रही है, बिजनेस सेगमेंट कैसा है, प्लस इसके साथ साथ स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ही चीपर वैल्यूएशन पर काम कर रहा है। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो भी एक ऐसी कंपनी का जिसका पेमेंट गेटवे में बहुत बड़ा नाम है एंड लगातार एआई की तरफ जो है मूव करती चली जा रही है। एंड रेडिफ का एक्विजिशन कोई छोटा मोटा नहीं है, इन्होंने हाथ मारा तो एक ऐसी जगह पर जो बहुत पुरानी जानी मानी कंपनी थी। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपके जो पी रेशियो है, जो रेशियोज हैं वो बहुत चीपर दिखाई दें, तो कभी कभार आपको देख लेना चाहिए क्या उस कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है। बिकॉज ऑफ भले ही सेल्स का नंबर आपके सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2 टाइम हो चुका हो, बट अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो गिना चुना उतना ही है, 316 करोड़ वाला। जब 4,000 करोड़ का सेल्स का नंबर था तो 316 करोड़, जब 8,000 करोड़ डबल हो गया तो यहाँ पर ना फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 351 करोड़ है। यानी कि ग्रोथ के नाम पर ना झुंझुना है एक्चुअल बेसिस पर, क्योंकि यानी कि ग्रोथ के नाम पर बिल्कुल भी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। एंड ये मार्केट को पसंद नहीं आता। हम इससे इंप्रेस हो सकते हैं कि यार सेल्स का नंबर कहाँ पहुंच गया, बट जब जो वैल्यूएशन बढ़ाने वाली मेन चीज़ें हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 316 से 351 करोड़ हो गया, जबकि सेल्स का नंबर डबल हो गया। ये थोड़ा सा निराशाजनक बात थी। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना 8% से घसीट कर 4.3% आ गए। एंड यही सबसे पॉइंट नोट करने वाली बात है, ऑपरेटिंग मार्जिन का घटना ये कोई अच्छी बात नहीं है। एंड दैट्स वाई ये स्टॉक बढ़ ही नहीं पा रहा है, बहुत ही कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं, ये बहुत ही चीपर मार्जिन है इनके पास। एंड वही चीज अगर आप देखेंगे, ये आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, माफ करिएगा, ये फ्लैट है नेट प्रॉफिट। आप देखोगे टैक्सेस जो है ना काफी लो लगे, 14% है, पिछली बार जो है ना वो 23% लगा था। दैट्स वाई 236 करोड़ वाला 295 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमको देखने को मिला है। अदरवाइज आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। अगर आपको मार्केट के काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। दैट्स वाई अब आप समझ गए होंगे कि इस कंपनी की वैल्यूएशन क्यों नहीं बढ़ रही है। एंड यहां पर हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है कंपनी की, क्या कोई डेट है क्या, तो डेट ना के बराबर है, 430 करोड़ का डेट है। उसी के कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो 4,397 करोड़ का रिजर्व है। ये आपके सामने है सारी बात। यहां से एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, अगर आप होल्ड कर रहे हो, आपके पास ये स्टॉक है या आप इस तरफ देख रहे हैं, तो ये एक होप ट्रिगर स्टॉक आपके लिए हो सकता है। बट कहा कुछ भी नहीं जा सकता कि ये मार्जिन्स कब सुधर जाए। अब इसका रिजल्ट आने वाला है, आई थिंक 11 तारीख को शायद रिजल्ट है या 8 तारीख को रिजल्ट है। आप थोड़ा सा रिजल्ट का डेट जो है वो चेक करिएगा। बट मैं आपके सामने एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। रेवेन्यू का जो एक्सपेक्टेशन है वो 2600 से 2800 करोड़ के आसपास का है। लेट्स सी ये आता है या नहीं आता है, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन है। मार्जिन्स 3.5% से 4.5% रह सकते हैं। प्रॉफिट जो है वो 80 से 100 करोड़ के आसपास का रह सकता है। एंड अर्निंग पर शेयर आपका जो है 0.26 से 0.33% का यहाँ पर 33 का यहाँ पर ईपीएस जो है वो रह सकता है। अब बात ना दिक्कत भरी ना यही है कि इबिटिडा मार्जिन जो है ना वो बहुत लो है। का मार्केट जो है ना वो 4% का मार्जिन वाली कंपनियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं। एंड 6,024 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड मैं यहाँ पर ना इस बात से सहमत हूँ कि ये 17 रुपये पर क्यों चल रहा है, बिकॉज ऑफ इसके खुद के मार्जिन जो है ना वो लगातार खराबी हुए। क्योंकि अगर आप देखेंगे इतना बड़ा सेल्स का नंबर एंड उसके बाद मार्जिन का बिल्कुल चौपी हो जाना, ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक होता तो ये स्टॉक शायद टिक नहीं पाता मार्केट के अंदर।
तो अभी काफ़ी चीपर वैल्यू पर मिल रहा है, एंड इसीलिए ये कंपनी का स्टॉक जो है वो एक होप ट्रेड है मार्केट के अंदर, दलाल स्ट्रीट के अंदर, एंड आप उस तरीके से देख सकते हैं। बट आगे क्या होगा ये पता नहीं। 21.59 का पी रेशियो अगेंस्ट 107, फिनटेक का यही चल रहा है बॉस। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 14.24 का बुक वैल्यू है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 1.21 टाइम हो जाता है, यानी कि रियल वैल्यू के बिल्कुल आसपास ही है शेयर। कोई आपको जो है ना ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, कुछ भी आपको एक्चुअल बेसिस पर इस स्टॉक में एक लंबे टाइम से कुछ भी नहीं देखने को मिला। सिर्फ कैश वर्न हुआ है, जो भी आपने यहाँ पर ना लगा रखा था वो कैश वर्न हुआ होगा, बट कुछ भी नहीं हुआ है। एंड पैग रेशियो 0.82 का हमको देखने मिला, यानी कि कंपनी का जो ग्रोथ है एंड जो वैल्यूएशन है, और वो वैल्यूएशन मतलब जो है ग्रोथ से ज़्यादा नहीं है, वैल्यूएशन आपको कमी है, इतना आप समझो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना अब जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल जगह पर है, बट इसको चलने के लिए जो ना वो ऑपरेटिंग मार्जिन जो आपके टूटे हैं वो कब सही होंगे, वो रेडिफ के ऊपर कुछ खबर आए तब तो कुछ बात बने, अदरवाइज ऑपरेटिंग मार्जिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे मार्केट के अंदर। कुछ भी आप ऐसी कंपनी उठा के देख लीजिए जिसके ऑपरेटिंग मार्जिन होगी, उसकी वैल्यूएशन नहीं बढ़ रही होगी। तो सेल्स है बट बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं है, एंड दैट्स वाई ये स्टॉक का हाल कुछ ऐसा है। तो अभी यहाँ पर ना चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर 24 का रेजिस्टेंस है, जब तक ये 24 रुपये क्रॉस नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। दूसरी बात आपको नोट करनी है 20 रुपये 21 रुपये ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, एंड ये आपका 2025 पूरा 2026 मिड आ चुकी है। इसने 20 रुपये के ऊपर कदम नहीं रख पाया, कदम रखता है तो यहीं से यहाँ पर ना टूटना स्टार्ट कर देता है। बट शायद अब इस बार हो जाए कुछ कमाल धमाल, एंड होगा या नहीं होगा देखते हैं। बट अभी 17 रुपये पर है, एंड ये ऑलमोस्ट आप देखोगे 16 रुपये 60 पैसे के आसपास, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड मूविंग एवरेज जो है वो 16 से 15 रुपये के बीच में, 16 से 15 रुपये के बीच में सभी मूविंग एवरेज, चाहे 50 डेमा ले लो, चाहे आप 100 डेमा ले लो या 200 डेमा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लो लगाया था, जो बेस बनाया था, वो है 13 रुपये का। तो ये ध्यान रखिएगा 13 रुपये आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो उम्मीद है ये पूरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। क्या प्रॉब्लम चल रही है, मुद्दे की बात ये कि मार्जिन्स नहीं है, एंड सेल्स का नंबर बढ़ा जिसे देखकर इन्वेस्टर चौंक गया, पूरा मार्केट शॉक्ड रह गया। किसी कंपनी का इतना बढ़िया ग्रोथ देखने को मिले एंड उसका स्टॉक है नीचे डाला रहे, कोई मतलब नहीं बनता। बट उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपका सेल्स तो बढ़ा बट ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना वो वहीं का तस है, एंड उल्टा वो घट गया सेल्स बढ़ने के बाद। दैट्स अ पॉइंट। इसीलिए एवेन्यूज एआई अभी कुछ नहीं कर पा रहा, एंड ये पूरे दलाल स्ट्रीट पर एक होप ट्रेड बन के रह गया है। आप इसके शेयर खरीद कर रख तो सकते हैं, बट ये चलेंगे या नहीं चलेंगे कुछ कह नहीं सकते। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।